अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा सेशन है सेशन नंबर 9। टुडेज टॉपिक इज डेटा स्ट्रक्चर्स। एक न्यू टॉपिक है, इसके अंदर देयर आर सेवरल सब टॉपिक्स, हम जिसे कवर करेंगे। एक और चीज़ आपको इनिशियली मैं बता दूं कि डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही वसी फील्ड है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सब टॉपिक्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है। तो चूँकि हमारे इस सब्जेक्ट में डेटा स्ट्रक्चर एज अ टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इसलिए डेटा स्ट्रक्चर की इतनी ज़्यादा डेप्थ में जाकर हम नहीं पढ़ेंगे। उसकी एक और वजह ये भी है कि लेटर ऑन आगे चल के आप किसी सेमेस्टर में डेटा स्ट्रक्चर के नाम से सेपरेट अलग से एक पूरा कोर्स पढ़ेंगे, तो बाकी जो डिटेल है, इन डेप्थ जो इसके सब टॉपिक्स हैं, उनके बारे में आप उस अपने सब्जेक्ट में, जिसका नाम ही डेटा स्ट्रक्चर होगा, आप उसमें पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ चूंकि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आगे चल के आप जितना कुछ पढ़ने जा रहे हैं डिटेल से, उन सब का इंट्रोडक्टरी सेशन आप इसमें अटेंड करेंगे इस सेमेस्टर में, ठीक है। तो इसी तरह डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे और इसकी जितनी भी सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम ओवरव्यू और जो ज़रूरी हमारे जो सब टॉपिक्स हैं हम उन्हें कवर करेंगे जितना मैक्सिमम हो सका। और इन डेप्थ, बहुत ज़्यादा डेप्थ में तब आप लोग पढ़ेंगे जब आप डेटा स्ट्रक्चर को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं विथ डेटा स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला सवाल आता है, डेटा स्ट्रक्चर होते क्या है। बेसिकली दीज आर द सेट ऑफ एल्गोरिथम्स। अच्छा, एल्गोरिथम्स अभी तक आपने नहीं पढ़ा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो इसलिए नहीं पढ़ा कि सबसे नीचे आप आ जाए एक लाइन में, ये हमारे पास लिखा हुआ डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम इज इक्वल टू प्रोग्राम। तो डेटा स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट करने के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो एल्गोरिथम ही होगा, ठीक है। प्रोबेबली वो शायद हमारे इस कोर्स आउटलाइन का लास्ट टॉपिक हो सकता है एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसलिए एल्गोरिथम फिलहाल आप सिर्फ पढ़ें, इसके बारे में जानेंगे आप जब हम एल्गोरिथम के टॉपिक को सेपरेटली पढ़ेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ सेट ऑफ एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स का एक सेट है विच आर यूज्ड टू स्ट्रक्चर द इंफॉर्मेशन व्हाइल स्टोरिंग। जब भी हम कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में, मशीन में सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो किस फॉर्मेट में, किस स्ट्रक्चर में सेव होती है, उसे कहा जाता है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर्मल डेफिनेशन इज डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड एक्सिस्ट एफिशिएंटली। वही चीज भी आपको मैंने बताई कि डेटा स्ट्रक्चर है, वो तरीका है, वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारा डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है और ऑर्गेनाइज होता है, ताकि जब कभी हमें उस डेटा को एक्सेस करने की, उसे यूज करने की ज़रूरत हो, तो हम बेहतर अंदाज में एफिशिएंटली, इफेक्टिवली उसे यूटिलाइज कर सकें उसी स्ट्रक्चर की बेस पर। These set of algorithms are implemented by using any programming languages like C++ or C. यानी इन स्ट्रक्चर्स को हम यूज करते हैं, एल्गोरिथम्स को, डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिथम्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। इसकी एग्जांपल है हमारे पास सी या सी शार्प, ठीक है। तो ये यूज होते हैं डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। रियल टाइम एग्जांपल्स क्या है डेटा स्ट्रक्चर की हमारे पास? इंग्लिश डिक्शनरी या सिटी मैप। हमारे पास कोई भी डिक्शनरी जब सेव होगी कंप्यूटर में, ये बनती है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका एक स्ट्रक्चर है, असेंडिंग ऑर्डर में है, पहले वर्ड है, बोल्ड है, फिर उसकी डेफिनेशन है, उसकी सिनोनिम्स वगैरह है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, फिर दूसरा वर्ड है। ये सारा एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू इंग्लिश डिक्शनरी में हमारा इंग्लिश की वोकेबुलरी स्टोर होती है। इसी तरह
सिटी मैप, शहर का जो मैप होता है हमारे पास, आप गूगल मैप की एग्जांपल ले लें या वैसे जनरल आप कोई भी मैप उठा लें किसी भी शहर का, उसका भी स्टोर होने का एक स्ट्रक्चर होता है कि कहाँ पर हैदराबाद है, कहाँ पर हमारे जुबली हिल्स हैं, कहाँ पर हमारा कराची है। ये सारे एरियाज जो हैं ये हमारे सेपरेटली अपनी अपनी एक जगह पर स्टोर होंगे। ये भी एक एग्जांपल है डेटा स्ट्रक्चर की, कि डेटा किस तरह कहाँ स्टोर होना है। इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, there are several data structures are available in the computer science and used based on their application. Different मुतअद्दिद डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास कंप्यूटर साइंस में, और वो अपनी एप्लीकेबिलिटी की बुनियाद पर, अपनी सलाहियत की बुनियाद पर, अपनी टाइप की बुनियाद पर, किस्म की बुनियाद पर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट वे में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बुनियादी तौर पर डेटा स्ट्रक्चर की 2 टाइप्स हैं। ठीक है, फंडामेंटली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। वन ऑफ देम इज प्रिमिटिव, अदर वन इज नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव में हमारे पास आते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। ये 4 हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स हैं जो कौन सी टाइप में लाई करती हैं, प्रिमिटिव। फिर हमारे पास नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास देयर आर 2 सब टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव। वन ऑफ देम इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, अदर वन इज द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फिर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की भी कुछ टाइप्स हैं, 4 टू बी प्रिसाइज। वन ऑफ देम इज अरे, अरे के बाद स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। These 4 are the types of linear data structure lying under the umbrella of non-primitive data structure. Then second subtype of non-primitive data structure is non-linear data structure. There are 2 subtypes of non-linear data structure. One of them is trees, other one is the graphs. ये क्या है? बुनियादी तौर पे हम अगले 2 से 3 से 4 लेक्चर्स में इन सब को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके सामने सब क्लियर हो जाएंगे। तो बिगिनिंग विद द प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन सी डेटा की टाइप्स होती हैं? These are the basic data types that are available in the most of the programming languages. ये वो डेटा टाइप्स हैं जो ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल होती हैं, ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं बिल्ट इन। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिंगल वैल्यूज। कोई भी सिंगल वैल्यू को डिफाइन करने के लिए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इस्तेमाल होती हैं। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिपीट करता हूँ। 1 कि ये ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नंबर 2, किसी भी सिंगल कैरेक्टर को डिफाइन या रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब उसकी चारों टाइप्स को समझ लेते हैं। वन ऑफ देम इज द इंटीजर। इंटीजर का मतलब है, इंटीजर ऐसी डेटा टाइप है जो रिप्रेजेंट करती है किसी भी नंबर को। ठीक है, नंबर विदाउट द पॉइंट। ठीक है, विदाउट द डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल 12 and 90 are 2 different numbers, both are lying under the type of integer data type. ठीक है, तो हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये बना बनाया इंटीजर हर लैंग्वेज में मौजूद होता है, हम इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज फ्लोट एंड डबल, दोनों उसके नाम है, दोनों का एक ही मतलब है। ये ऐसा नंबर है जिसमें हम डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर्स भी डेसिमल पॉइंट को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट इंटीजर्स है, उसमें डेसिमल नहीं होता, इसमें डेसिमल यूज होता है। 45.1, 67.3 ये हमारी एग्जांपल्स हैं फ्लोट या डबल की, बिल्ट इन होती है, हम कहीं पे भी इनिशिएट करके इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर हमारी कैरेक्टर। कैरेक्टर ऐसी डेटा टाइप है प्रिमिटिव कैटेगरी की, जिसमें हम कोई भी सिंगल कैरेक्टर सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
करेक्टर सी, करेक्टर ए, कोई भी सिंगल करेक्टर हम करेक्टर डेटा टाइप में स्टोर करते हैं। फिर हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमारे पास ऐसी डेटा टाइप है जिसमें हम एक से ज्यादा करेक्टर्स भी, पूरे वर्ड्स भी, पूरे सेंटेंसेस भी स्टोर कर सकते हैं। करेक्टर में सिंगल, स्ट्रिंग में पूरे वर्ड भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो दीज फोर आर दी built in or already available data types in any programming language. हम जब चाहें इन्हें जहां चाहें यूज कर सकते हैं रिलेवेंट डेटा को स्टोर करने के लिए एज पर द रिक्वायरमेंट। इंटीजर यूज करना होगा इंटीजर, फ्लोट वाले वैल्यूज होंगे, डेसिमल वाले, फ्लोट या डबल, कोई सिंगल करेक्टर इस्तेमाल करना, सेव करना होगा इंग्लिश का हम करेक्टर, और कोई वर्ड्स या पूरे सेंटेंसेस स्टोर करने होंगे तो स्ट्रिंग। ठीक है, इनके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। ओके, बस इतना ही है इनके बारे में जो हमने पढ़ना है, एक इंट्रोडक्टरी, क्योंकि हमारे डिटेल जो टॉपिक है वो हमारे हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव होते क्या हैं? नॉट एक्चुअली डिफाइंड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट आर क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। ये वो डेटा टाइप है जो लैंग्वेज के साथ बिल्ट इन या ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होते। इन्हें प्रोग्रामर खुद से क्रिएट करता है। कोई भी पर्सन हु इज डूइंग एनी प्रोग्रामिंग क्रिएट्स दिस टाइप ऑफ डेटा टाइप्स बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, ये बने बनाए नहीं होते। ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट रेफरेंस, सिंस दे रेफरेंस अ मेमोरी लोकेशन which stores the data. इन्हें हम रेफरेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस भी कहते हैं। वजह क्या है कि ये हमारे जो डेटा टाइप हैं ये मेमोरी की किसी ना किसी लोकेशन को टारगेट कर रहे होते हैं। ये किस मेमोरी की, हमारी जो फिजिकल मेमोरी है उसकी किसी ना किसी लोकेशन को लोकेट कर रहे होते हैं, रेफर कर रहे होते हैं कि यहाँ पर है ये डेटा। तो इसलिए इन्हें रेफरेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस भी कहा जाता है। फिर उनके अंदर नॉन प्रिमिटिव के अंदर हमारे पास टू सब कैटेगरीज हैं फर्दर। वन ऑफ देम इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, वन अदर वन इज नॉन लीनियर। लीनियर क्या है? ऑल द एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड इन सीक्वेंशियल और लीनियर ऑर्डर, यानी ऐसे डेटा टाइप जिसमें हमारे पूरे एलिमेंट्स जो हैं वो एक लाइन में, एक सीक्वेंस में पढ़े जाते हैं, स्ट्रेट। ठीक है, एक ऑर्डर होता है उनका। मीन्स दैट ऑल द एलिमेंट्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी हर एलिमेंट एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के सामने है, अपोजिट। ठीक है, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। फिर ईच एलिमेंट हैज एग्जैक्टली टू नेबर्स, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। हर एलिमेंट के दो पड़ोसी होते हैं जिन्हें हम नेबर्स कहते हैं इस डेटा स्ट्रक्चर टर्मिनोलॉजी में। एक जो उससे पहले होता है और एक उससे बाद में होता है। सीक्वेंस में हर एलिमेंट के दो नेबर्स होंगे, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। प्रीडिसेसर यानी जो पहले है और सक्सेसर उसके बाद वाले। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में द फर्स्ट एलिमेंट डज नॉट हैव प्रीडिसेसर। ऑब्वियसली जहां से स्टार्ट होगा ये वाला डेटा स्ट्रक्चर लीनियर, उससे पहले कोई एलिमेंट नहीं होगा, उसके बाद होगा। इट मींस कि उसके सक्सेसर तो होंगे, प्रीडिसेसर्स नहीं होंगे। इसी तरह द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस डेटा स्ट्रक्चर डज नॉट हैव एनी सक्सेसर, इसके बाद कोई नहीं होगा क्योंकि लास्ट होगा। इससे पहले होगा प्रीडिसेसर होगा, ये पहले वाले के पहले कोई नहीं होगा, आखिरी वाले के बाद में कोई नहीं होगा, और बाकी सबके टू नेबर्स होंगे, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर सीक्वेंस में। फिर आता है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिनमें एलिमेंट्स की कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, अगर इफ वन एलिमेंट इज कनेक्टेड to more than two adjacent element, then it is a non-linear data structure. या एक एलिमेंट दो से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, लीनियर में
2 से ज्यादा नहीं होते, एक आगे पीछे 1 2। और नॉन लीनियर की एक तो कोई तरतीब नहीं होती, सीक्वेंस नहीं होती, ऑर्डर में नहीं होता, सीक्वेंशियल नहीं होता, ठीक है, तमाम एलिमेंट्स। और 2 से ज्यादा भी उनके नेबर्स हो सकते हैं। हम जब आगे पढ़ेंगे तो मजीद डिटेल में आप इसे समझेंगे इनकी, जब हम टाइप्स पढ़ेंगे ट्रीज एंड ग्राफ्स वगैरह। ये एक कंपैरिजन है जनरल सा लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा आइटम्स आर अरेंज्ड इन सीक्वेंस and not in sequence. पहला डिफरेंस, all elements are adjacent to each other. यहाँ ऐसा नहीं है, all element adjacent to more than one element, एक से ज्यादा एलिमेंट आपके आसपास हो सकते हैं क्योंकि सीक्वेंस नहीं है। इजी इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर सीक्वेंस की वजह से, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट कोई तरतीब ना होने की वजह से। जब हम पढ़ेंगे तो आप और अच्छे से प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे। ऑल एलिमेंट्स कैन एक्सेस इन सिंगल रन, एक ही ऑर्डर में एक ही तरतीब में सारे एलिमेंट्स पढ़े जा सकते हैं ऑर्डर की वजह से। नॉट पॉसिबल सिंगल रन, जब एक खिचड़ी पकी हुई है, एक ऑर्डर कोई नहीं है, कोई कहाँ पढ़ा है, कोई कहाँ एलिमेंट पढ़ा है, तो एक ही ऑर्डर में आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है, सारे एलिमेंट्स को। array, stack, queues and linked list are the type of linear, and trees and graphs are the types of non-linear data structure. अप्लाई कहाँ होते हैं डेटा स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन क्या है डेटा स्ट्रक्चर्स की? इम्प्लीमेंटिंग डेटा बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इदारों की ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा स्टोर होता है, डेटा बेसिस बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एम्स है, यहाँ का जो स्टूडेंट्स का डेटाबेस हमारे पास स्टोर हो रहा है ऑनलाइन, हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं, हमारा बुक्स का डेटाबेस स्टोर होता है, हमारे अकाउंट्स का डेटा स्टोर होता है बैकग्राउंड में। तो जो डेटाबेस में जिस तरह से वो सेव होता है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, उनमें डेटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं, ठीक है। इंप्लीमेंट कंपाइलर्स फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस, जब कंपाइलर काम करता है डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए तो वहां पर भी वो डेटा स्ट्रक्चर पर ही काम करता है। और यूज्ड इन एवरी प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम, हर प्रोग्राम में जो भी प्रोग्रामिंग होती है उनमें डेटा स्ट्रक्चर लाजमी इस्तेमाल होते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और सॉफ्टवेयर सिस्टम जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर बनते हैं उनमें डेटा स्ट्रक्चर लाजमी इस्तेमाल होते हैं। जो भी प्रोग्रामर्स हैं वो डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते ही करते हैं, ठीक है। तो now begin with the first type of linear data structure, array. Array क्या है? A collection of homogeneous type of data elements. होमोजीनियस का मतलब है ये है कि एक ही किस्म के डेटा, इंटीजर है तो सारे इंटीजर है, स्ट्रिंग है तो सारे स्ट्रिंग है, मल्टी वैरायटीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक ही जैसे टाइप के डेटा एलिमेंट्स की कलेक्शन है एरे, कंसिस्टिंग ऑफ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्वियसली एलिमेंट्स होते हैं उसमें तो वो एरे बनता है। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर इन विच वी स्टोर डेटा इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम मेमोरी में अपने एलिमेंट्स कंटिन्यूसली स्टोर करते हैं। लीनियर है ना, तो कंटिन्यूसली ही स्टोर होता है डेटा मेमोरी में। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट इस जगह पर है मेमोरी में, एक एलिमेंट इस जगह पर है। एक एरे अगर बन गया, एरे में जितने भी डेटा स्टोर होंगे हमारे मेमोरी में वो आसपास ही होंगे, एक साथ ही होंगे। फिर दूसरा डेटा हमारा, दूसरा एरे अगर बनता है, कोई और डेटा टाइप बनती है तो वो कहीं और होगी, इसके दरमियान में कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट यहाँ एक एलिमेंट वहाँ। यानी फॉर एग्जाम्पल हमने 8 कैरेक्टर्स का एक एरे बना दिया, प्रोग्रामिंग में इनिशिएट कर दिया कि हमें 8 कैरेक्टर सेव करने हैं, तो वो 8 कैरेक्टर्स की लोकेशन मेमोरी में फिजिकली डेडिकेट हो जाएगी इकट्ठी। अब चाहे उसमें फिलहाल आपने 2 स्टोर किए हैं, 3 किए हैं, 4 किए हैं, तो बाकी जगह खाली रहेगी। जब चाहे आप इसमें बाकी कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जगहों पर नहीं होगा, ठीक है। तो एक जगह डेडिकेट हो जाएगी, बाकी काम बाकी जगहों पर होगा। तो इनमें आप 2 रखें, 3 रखें, जितनी रखें, आपके पास 8 की कैपेसिटी मौजूद होगी हर वक्त, ठीक है। वेरिएबल्स विच होल्ड मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप, एरे बुनियादी तौर पर हम इनिशिएट करते हैं किसी भी वेरिएबल के थ्रू। वेरिएबल के बारे में उम्मीद है आप लोग जानते होंगे, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, नॉलेज अबाउट कंप्यूटर सिस्टम। वेरिएबल यानी हमने कोई भी नाम दे दिया, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था वेरिएबल
किसी लेक्चर में कि वेरिएबल आपने कोई भी नाम दे दिया और उसकी एरिया हमने बता दिया कि इतनी बाइट्स पर मेमोरी कंसिस्टिंग ये वेरिएबल होगा, हमने इतना डेटा इसमें स्टोर करना है। तो प्रोग्रामिंग में जब चाहे आप उस वेरिएबल में डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल एरे का मतलब है कि वेरिएबल, ठीक है, किसी भी नाम से इंटीजर खुर्रम या इंटीजर स्टूडेंट, अब उसमें स्टूडेंट्स का डेटा हम जब चाहे सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट का नाम से एक वेरिएबल बन गया जो कि एरे की फॉर्म, ठीक है। ये वेरिएबल है जो होल्ड करता है मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप, डिफरेंट टाइप नहीं हो सकती एक एरे में। सिंपल वेरिएबल इज अ सिंगल मेमोरी लोकेशन विथ यूनिक नेम एंड अ टाइप। यूनिक नेम मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेरिएबल जब भी हम कोई बनाएंगे किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी लैंग्वेज में, तो उसका नाम हमेशा यूनिक होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। यानी एक से ज्यादा वेरिएबल जो है वो सेम नाम के साथ नहीं बन सकते। एवरी वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम, ठीक है, एंड यूनिक डिफरेंट टाइप। बट एन एरे इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। मैं आपको बता चुका, मेमोरी लोकेशन की का कलेक्शन है एरे। फिर ऑल दीज मेमोरी लोकेशंस हैव वन कलेक्टिव नेम। जब हमने वेरिएबल बना दिया, उसकी लेंथ हमने डिफाइन कर दी, अनडिफाइंड भी होता है, सही है, ऐसे भी वेरिएबल होते हैं जिनकी लेंथ डिफाइन नहीं करेगा, बना देते हैं, उसमें सेव करते रहते हैं, तो वो खुद ही मैनेज करता है हमारा सीपीयू मेमोरी में, उसकी जगह बढ़ाता रहेगा और डेटा रहेगा बढ़ाता रहेगा। लेकिन अगर हम फिक्स लेंथ का डिक्लेयर कर देते हैं कोई वेरिएबल प्रोग्रामिंग के थ्रू ही, तो वो ऑल दीज में, तो वो जितनी लोकेशन होगी उसके लिए फिक्स्ड डेडिकेटेड उस लोकेशन का नाम वो होगा जो वेरिएबल का नाम है, ठीक है। इंटीजर स्टूडेंट ब्रैकेट में हमने 8 लिख दिया, 8 लोकेशन हमने उसमें डेडिकेट कर दी, तो वो 8 स्लॉट जो है मेमोरी की डेडिकेट हो जाएंगे, उनका नाम हो जाएगा स्टूडेंट। हमने कुछ भी अब उस मेमोरी की लोकेशन पे कोई चीज रखनी है, निकालनी है, तो हम स्टूडेंट के नाम से करेंगे। द मेमोरी लोकेशन इन देयर एरेज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है। तो जितनी लोकेशन होगी वो सारे एलिमेंट्स होंगे हमारे एरे के। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे इज कॉल्ड द लेंथ। जितने एलिमेंट होंगे वो उस एरे की लेंथ कहलाएगी। 8 एलिमेंट्स है, उसकी लेंथ 8 है, ठीक है। 16 एलिमेंट्स है तो उसकी लेंथ क्या है एरे की? 16। कोई पूछेगा हाउ मच इज हाउ लॉन्ग इज द एरे, तो आप उसकी लेंथ बताएंगे जितने उसमें एलिमेंट्स, ठीक है। द एलिमेंट्स of array is exist with reference to the position in array, that is called index or subscript। फिर उस एरे के नाम से ही हम उस लोकेशन को एक्सेस करेंगे, जिसे हम इंडेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स बन जाएगी उस लोकेशन की, नाम क्या होगा वो हमारा वेरिएबल। जेनरिक फॉर्म ऑफ एरेज, ये देखिए आप किस तरह एरे हम डिक्लेयर करते हैं। डेटा टाइप, सबसे पहले लिखते हैं हम डेटा टाइप कि ये एरे जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें किस टाइप का डेटा हम स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल INT लिख दिया हमने सी में, इंटीजर, तो डेटा टाइप हमने डिक्लेयर कर दिया, उसी डेटा टाइप का ही एलिमेंट्स इसमें स्टोर होंगे। एरे नेम, कोई भी सेपरेट नेम, यूनिक नेम हम लिख देंगे अपनी याददानी के लिए उस लोकेशन को, और फिर ब्रेसेस में, ब्रैकेट्स में हम साइज लिख देंगे 8 और 16, कितने एलिमेंट्स हमने उसमें स्टोर करने वो लिख देंगे, तो वो जगह हमारी डेडिकेट हो जाएगी इस नाम से, इस डेटा टाइप स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। देयर आर फंडामेंटली 3 टाइप्स ऑफ एरेज, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। हम सबको नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको कहा कि इंट्रोडक्टरी है हमारा, सबको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 3 डिफरेंट टाइप्स हैं एरेज की। तो जो नहीं पढ़ेंगे ऑब्वियसली वो आप कम से कम मेरी तरफ से कोर्स में इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। 1 डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है? जिसमें हमारी एक ही डायमेंशन होती है, एक ही तरफ से इंटर होते हैं, एक ही तरफ से निकलते हैं। 1 इंटर होने की एक ही डायरेक्शन, निकलने की, रिमूव होने की एक डायरेक्शन। अ टाइप ऑफ एरे in which all elements are arranged in the form of a list is known as 1 dimensional array or single dimensional array or linear list। एक लिस्ट के तौर पे जो स्टोर होते हैं सीधे, वो कहलाता है 1 डायमेंशनल एरे।
किस तरह डिक्लेयर करते हैं? ये हमारी डेटा टाइप, उसका नाम, वेरिएबल का जिसे हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं, ठीक है, और उसकी लेंथ। ये देखें एग्जांपल, इंटीजर एक डेटा टाइप है, इसका मतलब है कि हम इसमें इंटीजर सेव करेंगे। मार्क्स हमने वेरिएबल का नाम रख दिया जिसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं, और 5 हमने लिख दिया कि इसमें हम 5 इंटीजर या 5 नंबर्स 5 एलिमेंट्स स्टोर करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल बता दी कि हम इसे डिक्लेयर कैसे करते हैं। डेटा टाइप क्या होती है? वो डेटा टाइप जो स्टोर होगी। आइडेंटिफायर क्या होता है? नेम ऑफ द एरे यानी वेरिएबल नेम। और लेंथ क्या होती है? जितने एलिमेंट्स हमने उसमें सेव करने। तो इस कमांड के रिजल्ट में हमारा ये एरे वहां पर डेडिकेट हो जाएगा 5 एलिमेंट्स के लिए। और उनकी इंडेक्सिंग क्या होती है? एड्रेस क्या होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। इसका एड्रेस है 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। टोटल 5 हमारे पास इंटीजर मार्क्स में, इंटीजर डेटा टाइप मार्क्स में हमारे पास डेडिकेट हो गए एलिमेंट्स की स्लॉट्स मेमोरी में, और सीक्वेंस में, और एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, 1 डायमेंशनल। The process of assigning values to array elements at the time of array declaration is called array initialization. अगर हम शुरू में ही जब array बना रहे हैं, ठीक है, डिक्लेयर कर रहे हैं, या हमने क्या किया था, array डिक्लेयर कर दिया, उसकी जगह बता दी कि इतनी एलिमेंट्स हैं, या हमने उसके जो ये जो स्लॉट्स हैं 5 एलिमेंट, इनके अंदर वैल्यूज स्टोर नहीं की, वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, अगर हम पहले साथ ही वैल्यूज भी लिखना चाहें डिक्लेयर करते वक्त एरे को, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसे फिर कहते हैं एरे इनिशियलाइजेशन। कैसे? इंटीजर मार्क्स इज इक्वल टू 70, 55, 83, 96, 49। हमने इंटीजर डेटा टाइप मार्क्स को हमने ब्रेसेस में लिख दिया, क्योंकि हम उसकी वैल्यूज भी स्टोर करने जा रही है। इसका सिंटैक्स है सी लैंग्वेज में, ठीक है। इज इक्वल टू, फिर हमने ये ब्रेसेस में लिख दिया है 5 एलिमेंट। अब जो वहां सेव होंगे वो ये एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब एरे में सर्चिंग होती है, ठीक है। जब एरे में डेटा स्टोर हो गया, तो अगर एरे को सर्च किया जाए, हम कोई सर्च करने जाए कोई डेटा अपना, तो सर्चिंग होती है एरे में, वो हम पढ़ेंगे किस तरह होती है, ठीक है। Searching is a process of finding the required data in the array. Obviously, searching becomes more important when the length of the array is very large. ठीक है, बहुत large length array की तो searching ज्यादा जरूरी हो जाती है, ठीक है। There are 2 techniques to searching elements as follows. 2 तरीकों से, 2 ways से arrays में searching हो सकती है, ठीक है। One is sequential or linear search. सेकेंड वन इज द बाइनरी सर्च। कैसी होती है सर्चिंग, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, एग्जांपल के साथ। सीक्वेंशियल क्या है? सिंपल है, कंपेयर ईच एलिमेंट ऑफ एरे विथ की वैल्यू। जो वैल्यू हमने सर्च करना है वो की वैल्यू कहलाएगा। फिर एरे के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल 8 एलिमेंट्स है, तो हर वैल्यू को एक एक एलिमेंट के साथ कंपेयर किया जाएगा कि क्या ये वही है जो हम ढूंढ रहे हैं, क्या ये वही है वो जो हम ढूंढ रहे हैं। जो जहां मिल गया हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। यूजफुल फॉर स्मॉल एंड अनसॉर्टेड एरेज। जब एरेज सॉर्टेड नहीं होते, ऑर्डर में तरतीब में नहीं होते, बिखरे हुए होते हैं, रैंडम होते हैं, और साइज उनकी कम होती है, तो ऐसी सूरत में सीक्वेंशियल या लीनियर सर्च इफेक्टिव होती है। क्योंकि अगर लेंथ बहुत बड़ी है तो एक एक एलिमेंट के साथ सर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो ये तरीका का ऐसी जगह पे इस्तेमाल होगा जब स्मॉल हो लेंथ और अनसॉर्टेड हो, ठीक है। Step through array of records one at a time. एक एक को एक एक दफा देखेगा। Look for record with matching key. देखेगा कि क्या कोई मैच हो रहा है जो हमने सर्च करना है या नहीं। Search stops when सर्च का प्रोसेस कब खत्म हो जाएगा? जब रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा, जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमें अंदर मिल जाएगा, तो वहां सर्च रुक जाएगी कि हमें रिकॉर्ड मिल गया। या सारे हमने सर्च कर लिए, सारी मैचिंग कर ली, और हमें रिक्वायर्ड की एलिमेंट नहीं मिला, उसमें वो मौजूद ही नहीं उस एरे में, तो भी हमारी सर्चिंग एंड हो जाएगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। अब देखें इस तरह काम करता है सीक्वेंशियल या लीनियर एरे। ये एक एग्जांपल है हाउ लीनियर सर्च वर्क्स। ये एक एरे है 12 एलिमेंट्स का, ठीक है। पहले एलिमेंट में है
अच्छा, एरे का नाम क्या है? एरे का नाम है डेडिकेट किया ए से, ठीक है। ए ऑफ 0 यानी पहला एलिमेंट, 1 2 3 11 था, तो टोटल 12। पहले में है हमारे पास 4 एलिमेंट स्टोर्ड, दूसरे में 21 36 14 62 एंड सो ऑन, आखिर में हमारे पास 10 एलिमेंट स्टोर्ड। अब हमें टारगेट मिलता है 62, जो सर्च करना है उसकी लोकेशन है 4। तो जब एक एक के साथ मैच होगा तो यहां आकर हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं एक एग्जांपल में। हमारा केस 1 है, हमें ढूंढना है अब 62, ओके। ये जो हमारे पास ये है 62 हमारा टारगेट, ये हमें सर्च करना है। तो लीनियर सर्च में एरे की किस तरह से सर्चिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले चेक किया जाएगा क्या 62 4 के बराबर है, एक दोनों एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है, नहीं है, नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, सिंपल है, नॉट इक्वल टू 4। फिर दूसरे एलिमेंट पे आएंगे ए ऑफ 1 पे, क्या 62 और 21 एक जैसे ही है, नहीं है, नॉट इक्वल टू। फिर तीसरे पे आएंगे 36 से मिलता है, नहीं मिलता। चौथे पे आएंगे 14 से जैसा है, नहीं है। फिफ्थ पे आएंगे ए ऑफ 4 पे 62 इज इक्वल टू 62, ये हमें फिफ्थ एलिमेंट पर ही रिजल्ट मिल गया। तो सर्चिंग हमारी इस तरह होगी एरे में, लीनियर में। ये वो केस है जहां हमें टारगेट मिल गया। और अगर हमें टारगेट नहीं मिलता, ठीक है, हमने सर्च करना है 72, जो कि इस एरे में नहीं है, ओके। तो पहले से स्टार्ट करेंगे, दूसरा करेंगे, मैच नहीं होगा, इसी तरह करते करते पांचवें में पहुंचेंगे, नहीं मैच हुआ, करते करते आखिरी तक आएंगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि 72 है ही नहीं इसमें। तो फिर हमें रिजल्ट, हमारा आउटपुट क्या आएगा? इंडेक्स ऑफ एंड ऑफ लिस्ट, हमें आंसर नहीं मिला, ये रिक्वायर्ड एलिमेंट हमें नहीं मिला। एडवांटेजेस क्या है इस टाइप ऑफ सर्च के? डू नॉट हैव टू सॉर्ट द डेटा रिसर्च, हमें सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं डेटा को, वो खुद ही एक एक करके चेक कर लेता है, और वैसे ही सबको देखता है, तो सॉर्टिंग क्या करनी। वर्क्स वेल इफ ओनली सर्च ऑपरेशन इन मिनिमम, वही लेंथ अगर कम है तो ठीक काम करेगा। नॉट ऑप्टिमल केस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बड़ा डेटा है तो एक एक सर्च करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। फिर हमारा है सेकंड टाइप ऑफ सर्चिंग इन array, that is the binary search, okay. Assume that we are given an array of record that is sorted। अब हमारे पास बाइनरी सर्च में जो रिकॉर्ड होता है वो सॉर्टेड होता है, लीनियर में सॉर्टेड नहीं होता, बाइनरी में सॉर्टेड होता है, ओके। An array of records with integer keys sorted from smallest to largest, स्मॉल से लार्जेस्ट एंड 1 to upward, सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड, ए बी सी वाले ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो हमारे पास ये है एग्जांपल एरे की, सॉर्टेड की, ठीक है, 3 6 7 11 32 33 53, ओके। इस तरह से हमारे पास सॉर्टेड होता है बाइनरी में। इसकी भी सर्चिंग करके हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि इसमें कैसे काम करता है। हमारे पास एग्जांपल है, टारगेट हमारा 22, ओके। हमने 22 फाइंड करना है इस एरे में जिसका नाम ए है, टोटल 12 एलिमेंट, 12 स्लॉट्स पर डिफरेंट एलिमेंट स्टोर्ड इन टीचर, ठीक है। सबसे पहले इसकी तरीकाकार क्या है? सबसे पहले हम उठाएंगे इसका सबसे पहला एलिमेंट, देखिए कौन सा, ए ऑफ 0, ये ए ऑफ 11 आखिरी हमारा, मिड का जो हमारा एलिमेंट होगा, क्योंकि सॉर्टेड है, रिमेंबर दिस मस्ट बी सॉर्टेड ऑर्डर में, तो दरमियान का हमारा जो एलिमेंट होगा हम उसे पिक करेंगे, ठीक है। अब ये टोटल 12 है, तो दरमियान का हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ओके। तो हमने फॉर एग्जांपल इसे, इन दोनों में से किसी को भी पिक कर सकते हैं। तो हमने इसे पिक किया 21 को, ए ऑफ 5 को। हमारा टारगेट क्या है? 22 हमने सर्च करना है। हमने 22 को 21 के साथ कंपेयर किया, 22 21 से लार्ज है, बड़ा है, तो हम राइट साइड पे मूव करेंगे। अगर हमारा टारगेट वैल्यू मिड वैल्यू से छोटा है, स्मॉलर है, तो हम लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे, ओके। हमारा टारगेट क्या है? 22,
और मिड में हमने क्या पिक किया है 21, 22 इज लार्जर देन 21, तो हम लेफ्ट साइड वाले सारे को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, और इसका जो राइट साइड वाला पोर्शन है इसे पिक कर लेंगे। अब ये हमने लेफ्ट साइड वाले को एक तरफ कर दिया। अब हम राइट साइड पर आ गए। अब हमारे पास पहला एलिमेंट है ये, लास्ट एलिमेंट है ये। अब हमने मिड इन दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, तो हमने 62 को मिड कर लिया। अब 22 को हम कंपेयर करेंगे 62 के साथ, हमारा टारगेट 22 है। क्या 22 62 से बड़ा है? नहीं, छोटा है। इस दफा हम राइट साइड को छोड़ देंगे और लेफ्ट साइड को पिक कर लेंगे 62 की। ओके, तो हमने ये राइट साइड भी छोड़ दी, एक तरफ कर दी। अब हमने ये दो एलिमेंट्स हमारे पास बचे 62 के लेफ्ट साइड के, बस ये दो एलिमेंट्स बचे 22 एंड 36। अब हम हमारा मिड कोई भी हो सकता है, तो हमने 22 को पिक किया, दो हैं तो मिड कोई भी एक हो सकता है। तो 22 को जब उसने कंपेयर किया तो वो हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया जो हम सर्च कर रहे थे इस एरे में। 22 मिल गया हमें। ये एरे की सर्चिंग की टाइप है बाइनरी में। ठीक है, बाइनरी में हमारे पास सॉर्टेड होता है। ठीक है, और हम मिड एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, अपने टारगेट को कंपेयर करते हैं। लार्जर देन है तो राइट साइड पे जाते हैं, स्मॉलर देन है तो लेफ्ट साइड पर जाते हैं, फिर वहां मिड एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। फिर इसी तरह ये सेम फार्मूला वहां अप्लाई करते हैं। अल्टीमेटली हमें सर्चिंग में एक एक एलिमेंट कंपेयर नहीं होता जैसे लीनियर में था, यहाँ डायरेक्ट काम होता है, तो इसलिए हमें सर्चिंग में आसानी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन था सर्चिंग इन द एरेज। ठीक है, और सेकंड ऑपरेशन दैट वी परफॉर्म इन द एरेज इज सॉर्टिंग। सॉर्टेड एलिमेंट हमें मिल जाते हैं, लेकिन वो सॉर्ट कैसे होते हैं? अगर हमें किसी एरे को सॉर्ट करना हो, ऑर्डर में करना हो, तो वो कैसे होता है? ये थोड़ा सा पढ़िए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट कंपनीज एंड मेनी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैव टू डील विद ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. The data will often have to be accessed multiple times. Keeping the data in a sorted format allows for quick and easy retrieval. जब डेटा sorted होगा, बड़ा डेटाबेस है, तो आसानी होगी उसे पिक करने में। जो हमने पीछे देखा, हमारा sorted था तो इतना बड़ा एरे था, 3 स्टेप्स में हमने सर्च कर लिया आसानी से 22। वरना हम एक एक को कंपेयर करते, हमें sorting नहीं मिलता। तो or at the operating system level, many processes are pending at a time, but CPU can handle only one process at a single instant in time. Therefore, priorities are associated to each process. Then the processes are sent to the CPU according to the highest priority by using sorted area process IDs. फिर मैंने आपको पाइपलाइनिंग बताया था, प्रोसेसर के बाद डिफरेंट आई होती है एप्लीकेशन, डिफरेंट प्रोसेसेस आए होते हैं, तो उनको क्या करता है, वो सॉर्ट करके रख देता है, पहले कौन सी आई थी, दूसरी कौन सी आई थी, तीसरी कौन सी आई थी, उसी बेस पर उन पर अप्लाई करता है प्रायोरिटीज। ठीक है, तो ये सब स्केड्यूलिंग जो कहलाती है, ये भी सॉर्टिंग एरे की एक टाइप है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो एरेज के हैं हमारे, वो बुनियादी तौर पर उसमें वैसे तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, लेकिन जो हम पढ़ने जाएंगे, जो सबसे कॉमन और इजीएस्ट है हमारे इस कोर्स के मुताबिक, वो है पहला सिलेक्शन सॉर्ट, सेकंड वन इज द मर्ज सॉर्ट, थर्ड वन इज द बबल सॉर्ट, फोर्थ वन इज द इंसर्शन सॉर्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चारों सॉर्टिंग टेक्निक्स को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इन चारों टेक्निक्स में कौन कौन सी मेथोडोलॉजी यूज होती है एरेज को सॉर्ट करने में, चारों का डिफरेंट तरीका कार, और कौन सा बेहतर है किस सिनारियो में, कब कौन सी सिचुएशन हो, कैसा एरे हो, तो कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई की जाए। ये पढ़ लिया। सॉर्टिंग यूज टू रीअरेंज अ गिवन एरे और लिस्ट एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू अ कंपैरिजन ऑपरेटर ऑन द एलिमेंट्स। कंपैरिजन जो ऑपरेटर है, लार्जर देन, ग्रेटर देन वगैरह के को यूज करके कोई भी अनसॉर्टेड एरे हम सॉर्ट करते हैं, तो वो हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर से एरे को ही कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, तो इससे हमारे एल्गोरिथम्स भी कुछ कवर होते जाएंगे। तो हमारा जो एल्गोरिथम का टॉपिक जो आखिर में हमने पढ़ना है, वो थोड़ा सा रह जाएगा, उसमें सिर्फ एल्गोरिथम रह जाएगा। एल्गोरिथम के जो मेथोडोलॉजीज हैं, टेक्निक्स हैं, वो हम पहले से कुछ पढ़ चुके होंगे, तो साथ साथ हम एल्गोरिथम्स भी कुछ पढ़ते जाएंगे। एल्गोरिथम होते क्या है, ये हम लास्ट लेक्चर में जाकर उसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में वी विल लर्न अबाउट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स applied on the arrays,
One of them is a selection sort, other one is the merge sort, third one is the bubble sort, and fourth one is the insertion sort. Okay? Till then, goodbye. See you, inshallah, in next lecture to learn about the sorting algorithms on arrays. Bye bye.